So hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well students. तो आज का जो टॉपिक है मेरा स्टूडेंट्स वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही रिलेटेड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे आपसे नेचुरल मेथड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था लैक्टेशनल एमेनोरेनिया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली केमिकल मेथड्स और जिनको हार्मोनल मेथड्स भी कहते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी आपसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कौन कौन सी दवाएं हैं, उनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, और क्या उनका मोड ऑफ एक्शन है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है जो कि विद इन 72 आवर्स ऑफ दी कोइटस के ली जा सकती है जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। तो ये तो हो गया मेरा पूरा ओवरऑल आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल आप देखिए, ओरल का मतलब होता है, हम लोग बायोलॉजी में जनरली यूज़ करते हैं फॉर दी माउथ। कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, और पिल्स हो गया बेसिकली जो टैबलेट्स फॉर्म में हम लोगों को दवाएं मिलती है वो। सो दीज आर टेकन ओरली। क्या होती है ये बेसिकली, अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो क्या केमिकल इनमें होता है। सो दीज आर बेसिकली स्मॉल डोजेज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट, जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग दो हार्मोन्स पढ़ते हैं जो कि बेसिकली ओवरी सिक्रीट करती है। वन इज़ प्रोजेस्टेरोन एंड सेकेंड इज़ एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो ओवरी से सिक्रीट होते हैं, टाइम अलग अलग होता है। ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कि कब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और कब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या हो गए बेसिकली जो इन दवाओं में लिए जा रहे हैं, दीज आर बेसिकली सिंथेटिक फॉर्म ऑफ दीज हार्मोन। तो हमारी बॉडी तो सिक्रीट कर ही रही है, बट हमने क्या किया, पहले से ही बॉडी को सिंथेटिक फॉर्म प्रोवाइड कर दी। तो जब ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सिंथेटिक फॉर्म हमारी बॉडी में पहुंचते हैं तो क्या होता है इसका देखते हैं। व्हेन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन will reach in our body, so then they will inhibit the secretion of FSH and LH। ये हार्मोन आप लोगों को पता होगा बच्चों, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और LH जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है FSH एंड LH का, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन जो ओवरी सिक्रीट करती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सिक्रीशन होता है, उसका जो लेवल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीज़ होता है। अगर आपको याद हो, अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा रिकॉल करें तो आप देखिए ये 1st to 5th डेज़ हो गए, उसके बाद में 6 to 13 डेज़ हो गए, 14 डेज़ हो गए, और देन 15 to 28 डेज़ हो गए। अगर किसी फीमेल में साइकिल जो है वो 28 डेज़ की है तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसमें कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। सेकेंड फेज़ होता है फॉलिकुलर फेज़, जिसमें कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं ये डेवलपिंग फॉलिकल ही है जो कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो होंगे वो बढ़ाएंगे। दे विल सिक्रीट एस्ट्रोजन। तो यहाँ एस्ट्रोजन का सिक्रीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज़ की, तो ओव्यूलेटरी फेज़ जो होती है वो अंडर द सिक्रीशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ FSH और LH में होती है, जिसकी की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाने के बाद में जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज़ हो जाता है। और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम, उसमें चेंज हो जाती है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम आपके सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ता है आपके आफ्टर दिस ओव्यूलेटरी फेज, और आफ्टर द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इफ अ फीमेल हैज़ 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी 6 to 13 डेज़ में एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया, 14 डेज़ के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई हो गया। ये एक नॉर्मल साइकिल है, ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है एक फीमेल में। बट जब
बाहर से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरोन लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से जब आप बाहर से ले रहे हो तो कहीं ना कहीं FSH और LH का जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। और जब FSH और LH का अमाउंट कम हो जाएगा तो क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन यानी डेवलपमेंट कम हो जाएगा। ये LH हार्मोन है यानी सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ होता है वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होगा। तो ओवरऑल आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो दैट्स वाई एक्शन क्या हुआ देन, जब FSH और LH का सिक्रीशन कम हो गया स्टूडेंट, देन फर्दर रिजल्टेंट क्या होगा, देयर विल बी नो ओव्यूलेशन एंड देयर विल बी नो इम्प्लांटेशन। ना ही तो ओव्यूलेशन होगा ना ही इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन आप समझ सकते हैं जो एम्बेडिंग होती है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द यूटेराइन मेम्ब्रेन, वो भी नहीं होगी। ओव्यूलेशन यानी ये जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है वो भी नहीं होगा। उसके अलावा दूसरा ये किस तरह से काम करती है, दे विल ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस अगर हम लोग देखते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं बच्चों, जैसे आप याद कीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये कुछ इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है। ये यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये वाला जो कैनाल होती है जो कि यूट्रस और वेजाइना के बीच में होती है, इसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं सर्विक्स। यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है विच विल प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। अब अगर ये सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाए, तो फ्लूइडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। हम लोग फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी, अगर गाढ़ा कोई भी फ्लूइड होगा तो उसकी फ्लूइडिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो देन इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड दिस जेनाइटल ट्रैक्ट। तो स्पर्म यहाँ से जो एंटर करता है वेजाइना में वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, और जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो मोड ऑफ एक्शन इनका स्टूडेंट्स हो गया, दे विल इनिबिट द ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। कैसे काम करती है वो मैंने आप लोग को बता दिया, बिकॉज हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ले रहे हैं हमारी बॉडी में। सो दे विल समवेयर प्रोवाइड इनिबिशन टू दी FSH एंड LH। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से इनको लेना चाहिए। सो स्टूडेंट आई हैव रिटन हेयर दे शुड बी टेकन डेली फॉर दी 21 डेज। 21 दिन तक, महीने में अगर हम लोग बोले 28 दिन की साइकिल होती है तो 28 दिन की साइकिल में से 21 दिन तक इनको लगातार लेना चाहिए। 7 दिन का एक गैप होता है, 7 दिन छोड़ देने चाहिए, वो बेसिकली गैप होता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। उस टाइम पीरियड में फ़ीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता है। तो सपोज़ कीजिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुएशन किसी में जैसे 1 to 3 डेज़ होता है या किसी में 1 to 5 डेज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो अगर मान लो किसी में शुरुआत में 3 दिन हो रहा है तो वो स्टार्ट करते ही ये दवाएँ लेना 4 तारीख से, यानी 4th डे ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। 4th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेना स्टार्ट कर दे। आप इसमें 21 डेज़ काउंट कीजिए, ऐड कर लीजिए तो टोटल आएंगे आपके 24 डेज़ तक, यानी 1 to 3 डेज़ तक तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, 4 to 24 डेज़ तक ये महिलाओं ने पिल्स ली। उसके बाद में 28 दिन की साइकिल है तो हम लोगों ने 25, 26, 27 और 28 इन 4 दिन और इन 3 दिन कोई दवा नहीं ली। देयर शुड बी नो पिल्स, यहाँ पे भी नहीं ली और यहाँ पे भी नहीं ली। तो टोटल कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज़ का गैप हो गया। और बाकी ये 4 to 24 डेज़ 21 डेज़ होते हैं और हर दिन एक पिल ली गई। तो इस तरह से इनको लिया जाता है। अगर एक दिन स्किप भी हो जाता है तो नेक्स्ट डे 2 डोजेज़ ली जाती है। So they should be taken daily for the 21 days, start within the 5 days of the cycle। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए, सपोज़ कीजिए किसी फीमेल में 1st to 4th डेज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है तो 1st 5th डेज़ में हम लोगों को स्टार्ट करनी है। तो उसने स्टार्ट कर दी 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से,
और 5th डे से लेके ये कंटिन्यू रहेगी 25th डेज तक, तब जाके आपके टोटल डेज हो जाएंगे 21 डेज। उसके बाद में 26 छोड़ दीजिए, 27 छोड़ दीजिए और 28 छोड़ दीजिए। तो 3 दिन तो यहाँ स्किप हो गए, 4 डेज यहाँ स्किप हो गए, टोटल 7 डेज स्किप हो गए और बीच में 21 डेज के लिए ये पिल्स ले ली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें, केमिकल कंपोजिशन क्या है, हाउ दे शुड बी टेकन, एंड द थर्ड वन इज़ अ मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से ये काम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, जिसका नाम है सहेली। ये सहेली जो है ये बेसिकली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है, जिसमें कि इस तरह से जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो काम में नहीं लिए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन। वंस वीक पिल होती है, ये जनरली कन्वीनियंट होता है फॉर द फीमेल के लिए। एक तो होता है रोज़ दवा लेना, वो स्किप भी हो सकती है, बट ये जो पिल होती है ये वंस अ वीक होती है, यानी वीक में एक ही बार ली जाती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वंस अ वीक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट एट द CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दिस इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये है लखनऊ में। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने सहेली को बनाया है। इसके फ़ायदे क्या है? इट हैज़ फ्यू साइड इफ़ेक्ट बट द हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो ये 4 पॉइंट्स है सहेली से रिलेटेड, ये लर्न होने चाहिए। इस पर किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि CDRI ने कौन सी ड्रग डेवलप की है, या फिर वंस अ वीक दवा कौन सी है, और नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन दवा या पिल कौन सी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स की। कई बार ऐसा होता है कि फ़ीमेल जो होती है काफ़ी डिस्कम्फर्ट होती है कि बार बार दवाएं लेनी है या वीकली दवाएं लेनी है, तो इन दवाओं वगैरह से एक तरह से मुक्ति पानी है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए बेसिकली सोल्यूशन है इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है स्टूडेंट, वो बिल्कुल सिमिलर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तरह ही। जिस तरह से वो काम करती है, नो ओव्यूलेशन, नो इम्प्लांटेशन, उसी तरह से ये भी काम करती है, बिकॉज इनका जो केमिकल होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, वो सिमिलर होता है टू दी पिल्स। सो दे शुड बी लाइक विद द प्रोजेस्टेजन और इन अ कॉम्बिनेशन विद द प्रोजेस्टेजन। या तो प्रोजेस्टेजन होता है इनमें, या फिर प्रोजेस्टेजन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं इनमें। इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स जो होते हैं वो बेसिकली अंडर द स्किन दिए जाते हैं। दे शुड बी गिवन अंडर द स्किन, एंड इनकी जो एफिशिएंसी होती है, या मैं बोलूँ इनका जो इफ़ेक्टिव पीरियड होता है, दैट इज़ मच लॉन्गर देन दी पिल्स। उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा टाइम के लिए काम करती है। अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं तो ये इफ़ेक्टिव होती है अराउंड दी 3 to 5 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज़ डेपो-प्रोवेरा। इम्प्लांट की अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इम्प्लांट के लिए है नॉर प्लांट, जो कि एक किट होती है दैट कंटेन द लेवोनॉर्जेस्ट्रोल इम्प्लांट एंड दैट्स मेड विद द सिलिकॉन ट्यूब्स। अगर आप NCERT में पिक्चर्स देखते हो तो NCERT में कुछ इस तरह से स्टिक्स दिखाई देती है, जो कि एक हाथ में है, एक व्यक्ति ने हाथ में पकड़ी हुई है। सो दीज आर बेसिकली इम्प्लांट्स विच आर यूज्ड अंडर दी स्किन। कहीं ना कहीं इम्प्लांट कर दिए जाते हैं अंडर दी स्किन। तो ये हो गया इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स के बारे में। इसके अलावा अगर आप जनरली देखते हैं, कॉमन अगर हम लोग देखें तो आपको बाज़ार में मिलती है जैसे माला डी, माला एन, इस तरह से नाम से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बाज़ार में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में भी या तो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, या फिर IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। सो ये डिवाइस जो होती है बेसिकली यूट्रस में लगाई जाती है बाय दी प्रैक्टिशनर, और या फिर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनके थ्रू यूट्रस में लगा दी जाती है टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। और ये जो भी यूज़ किए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो विद इन दी 72 आवर्स ऑफ कॉइटस यूज़ किए जाते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब 3 दिन के अंदर अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उनके 3 दिन के अंदर अंदर ये यूज़ कर लिए जाते हैं टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। कई बार होता है जब
रेप होते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो उस केस में अच्छा जैसे रेप विक्टिम्स भी होते हैं उनको सबसे पहले जब हॉस्पिटल ले लाया जाता है, चेकअप वगैरह किया जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स चेकअप के दौरान ही उनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, तो प्रोजेस्टेजन या फिर प्रोजेस्टेजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन और या फिर आईयूडीज प्रोवाइड कर दी जाती है, बट टाइम बहुत ज़रूरी है इसके लिए, विद इन दी 72 आवर्स ऑफ दी कॉइटस। ठीक है, ये हो गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्जिकल मेथड्स की। सर्जिकल मेथड्स स्टूडेंट जिनको कि हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड्स भी कहते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड्स, एंड दे आर यूज्ड एज अ टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इसके बाद में प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल निल हो जाते हैं, बिकॉज दीज मेथड्स आर पुअरली रिवर्सिबल होते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर ये मेल में करते हैं तो मेल में हम लोग इनको कहते हैं वैसेक्टॉमी, और यहाँ पे होती है फीमेल में, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी करते हैं और मेल में स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं वैसेक्टॉमी। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखिए कि वासा डेफरेंस हम लोगों को पता है, ये टेस्टीज़ है यहाँ पे इस तरह से, ये यहाँ पे एपिडिडीमस हो गया जो कि स्टोर करता है स्पर्म्स को, और यहाँ से जो कैरी करती है स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल तक, ये इस तरह से, ये थोड़ी सी लूप होती है, लूप अराउंड दी यूरेटर, और ये ओपन हो जाती है फिर आपके सेमिनल वेसिकल में इस तरह से। ये सेमिनल वेसिकल हो गया यहाँ पे कि ये ओपन होती है, एंड फिर फर्दर फिर यूरिथ्रा के थ्रू पासिंग हो जाती है स्पर्म्स की, और ये यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन हो गया। तो ये एक रफली मैंने डायग्राम आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से वास डेफरेंस जो होती है वो स्पर्म्स को कैरी करती है। ये हो गई आपके वास डेफरेंस। ठीक है, तो इस वास डेफरेंस को क्या किया जाता है, इस वास डेफरेंस को सर्जरी के थ्रू तो स्मॉल इंसीजन ऑन द स्क्रोटम इसको कट कर दिया जाता है, और कट करके जो इसके कट पोर्शन होते हैं उनको टाइट कर दिया जाता है इस तरह से। ये यहाँ पे इसको टाइट कर दिया जाता है बिल्कुल, ताकि ये आपस में एक दूसरे से ना मिले। अब आप खुद सोचिए, जब स्पर्म यहाँ जा रहा होगा तो बस वो यहीं रुक जाएगा, उसके आगे पहुँच ही नहीं पाएगा। तो दीज मेथड्स आर बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमीट्स। सो यूज्ड फॉर प्रिवेंट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स आप लोगों को पता ही है, गैमीट्स मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं ओवम। तो दीज मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैमीट्स। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में आप देखिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये इस तरह से, ये सर्विक्स मैंने बनाई है, और ये यहाँ पे वेजाइना हो गई है। ठीक है, ये इस तरह से, और यहाँ पे आपके ओवरी प्रेजेंट होती है जिससे कि ओवम रिलीज़ होता है। तो इस केस में भी ओवी डक्ट जो होगी उसको कट कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर जगह से, और फिर जो कट पोर्शन होगा उसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। द कट पोर्शन इज़ टाइड इस तरह से। तो अगर ओवम रिलीज़ भी हो जाता है ओवरी से, तो ओवरी से रिलीज़ होके वो सिर्फ यहीं रह जाएगा स्टूडेंट, वो आगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इस तरह से हम लोगों ने काट दिया ओविडक्ट का पोर्शन, और इसका जो पाथवे था वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया। ये है आपके बेसिकली ओवम। ठीक है, ये मैंने दोनों साइड बनाए हैं, पर दोनों साइड जनरली होते नहीं हैं। एक महीने में एक ही ओवरी ओवम रिलीज़ करती है। तो फर्स्ट मंथ अगर इससे रिलीज़ हो रहा है तो सेकेंड मंथ उससे रिलीज़ होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इट्स बेसिकली डन थ्रू दी इंसीजन, और इंसीजन जो किया जाता है वो किया जाता है ऑन दी स्क्रोटम, और यहाँ पे जो इंसीजन किया जाता है वो किया जाता है ऑन एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। ठीक है, थोड़ा सा फील करके और फिर इसको
कट कर दिया जाता है। तो दीज मैथड्स आर पुअरली रिवर्सिबल। अगर बाई चांस, जैसे अभी हम लोगों ने जो पहले मैथड पढ़े थे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जब फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकती है लेना। इसी तरह से इंजेक्शंस होते हैं, इम्प्लांट होते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस टाइम तक वो इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद में वो इनएफेक्टिव हो जाते हैं, यानी उस टाइम फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। बट ये वाले जो मैथड्स होते हैं, ये टर्मिनल मैथड्स होते हैं, इसमें कंप्लीटली देयर इज़ नो चांस टू गेट प्रेगनेंसी अगेन। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने बेसिकली केमिकल मेथड्स और हार्मोनल मेथड्स और सर्जिकल मेथड के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी आईयूडीज के बारे में और बैरियर मेथड के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर ओन चैनल डॉक्टर पूर्वा साहब। थैंक यू सो मच।